नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी अजब-गजब बयान दिए हैं। अब कह रहे हैं कि वो सभ्यता खत्म करने जा रहे हैं और देखिए, अपने बड़े अधिकारियों को शॉर्ट नोटिस पे कार्यमुक्त करना, इवन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी ऐसे क्राइसिस में जबरन रिटायर करना, ये सब चीज़ें, ये सब एक्शन सबको अचंभित कर रहे हैं। अब चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी ने भी पेंटागन के अधिकारियों को एक विदाई मेल भेजा है, जिसमें उन्होंने इशारों-इशारों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना भी साधा है। इस संदेश से साफ है कि उन्होंने मौजूदा जो लीडरशिप है, उसमें चरित्र और साहस की कमी को महसूस किया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं, ईरान में क्राइसिस चल रहा है। ऐसे में ट्रंप हॉस्पिटल से इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और उन्होंने आखिरी रात की चेतावनी भी दे दी है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके श्रोताओं को। सर, ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वो सभ्यता को खत्म करने जा रहे हैं और ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। जरा ट्रंप साहब का ट्वीट भी देख लेते हैं। देखिए, ट्रंप की जो हालत है, कुछ उन्होंने अपने आप अपनी ये हालत बनाई है। कुछ मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हीं की भाषा में बोलूं, जिस तरह से उन्होंने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो कि जी, जी। एक राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। ये अलग है, सिविलाइजेशन आई को नो। खत्म, दोनों एक साथ बोली गई चीजें हैं। जी, जी। इस तरह के शब्द एक राष्ट्र अध्यक्ष, वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, एक बचकाना से भी ज्यादा मैं कहूँगा एक भर्त्सना करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है। उनके मन में जो आता बिल्कुल। है वो बोलते हैं। उनको ये फ़िक्र नहीं है कि भाई मैंने जो बोला है उसका असर दुनिया पे क्या होगा। थिंक घंटों पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया मुझे मदद नहीं कर रहा है, यूरोप मुझे मदद नहीं कर रहा है, जापान मुझे मदद नहीं कर रहा है, न्यूज़ीलैंड मुझे मदद नहीं कर रहा है, मुझे साउथ कोरिया मुझे मदद नहीं कर रहा है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ एक वही आदमी कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ और भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। फिर बोलता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए। फिर बोलता है यूरोप इज़ अ लूज़र, नेटो खत्म हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने बोली हैं। पीटर हेगसेथ जो उसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दो दो चीज़ों की मुझे एक इन सब स्टेटमेंट्स में अ, बात नज़र आ रही है। सबसे पहली जो बात है, वो ये है कि ट्रम्प कहीं न कहीं मानसिक तौर पर अपना संतुलन खो बैठे हैं। पहले हम कहते थे कि हाँ, उनमें एक उनके इस मेथड ऑफ मैडनेस में कोई एक कुछ एक शायद बातें ऐसी हैं जो कि उनका एक प्लान के हिसाब से वो चल रहे हैं। मैं मानता भी था इस बात को, लेकिन जिस तरह से अब वो बयान दे रहे हैं, वो एक झुँझलाहट की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा करते हैं जो शायद मेंटली और फिज़िकली भी शायद अपने फिट कंडीशन में नहीं है। उनकी उम्र भी वैसे काफ़ी हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि उनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, इस लड़ाई से बाहर निकलने के। कहीं न कहीं इज़राइल ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर ना उनसे हड्डी निगली बन पा रही है, ना उंगली बन पा रही है। ना वो हड्डी को उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। वो कहीं बीच में जाके गले में फँस गई है। कोई बोलते हैं ना कि जगलर वेन है, तो यहाँ तो उनकी जी, जी। जगलर जगलर वेन ही कुछ इस तरह से फँसी हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे खाली करूँ। तो इ इस तरह की मतलब जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, इन माय व्यू इट्स हाइली कंडेम्नेबल। अब ही इज़ अ राष्ट्रपति, अपने अध्यक्ष हैं अपने देश के। बाकी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको कॉल लेना पड़ेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ हम
आगे अपना जो रिलेशनशिप है बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे वो नेटो हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। अ, बात सब इतना सब बोलने के बीच में भी उन्होंने एक बार फिर बोल दिया, इंडिया-पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने सुलझाई थी। अरे! जी। अब उनका उनके दिमाग का मुझे लगता है कि वो हो गया है, एक तरह से बिखराव आ गया उनके दिमाग में। तो ये रही उनकी मानसिक हालत। अब ऐसी मानसिक हालत में अगर आप देखें तो ये ब्लफिंग गेम भी इन्होंने बहुत दिन से खेल रहे हैं। पहले बोला 10 दिन की मोहलत देंगे, फिर बोलते हैं कि हम 5 दिन की देंगे, फिर बोलते हैं अब हम 48 घंटे की देंगे। अब 48 घंटा के बाद वो शायद बोल दें कि हम उनको एक और मौका दे रहे हैं। ईरान ने वहीं कह दिया है कि बात सिविलाइजेशन के ऊपर उन्होंने हमला किया है, इसलिए अब हम ईरान के यूएस के साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट बात करने से अमेरिका से इनकार कर दिया है। इसके 2 मतलब निकलते हैं। ईरान शुरू से बोल रहा है कि हमारे से कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इस ट्वीट के बाद ये क्लियर हो रहा है कि ईरान पीछे-पीछे बात कर रहा था। कुछ समझौते के आसार नज़र आ रहे थे, जिसको कि उन्होंने बिगाड़ दिया है। सो पाकिस्तान सिर्फ वो मैसेंजर था, बातचीत इनकी चल रही थी। उस पूरी मुहिम को, उस पूरे जो प्रक्रिया को इन्होंने बिगाड़ दी है, डिरेल कर दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इन्होंने डिरेल कर दिया। अब इसके बाद दोनों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खर्ग आइलैंड पे अटैक कर दिया। बाद में जो खबर आ रही है कि हाँ भाई, खर्ग आइलैंड पे अटैक तो किया है, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज पे हमने अटैक नहीं किया। उनके जो आसपास मिलिट्री इंस्टॉलेशन से गन्स वगैरह जो इस पूरी फैसिलिटी को, पूरे टर्मिनल को बचाने के लिए लगाए थे, उनको उन्होंने उड़ाया है। तो हो सकता है सही भी हो, क्योंकि अब उनके जो ऑफिशियल उसमें आया हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर वगैरह ने भी इसी तरह की प्रक्रिया की है। अब एग्ज़ैक्ट तो पता चलेगा बाद में, अगर ईरान की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं कि हाँ, सब कुछ सेफ है, सब कुछ ओके है एज़ फार एज़ द ऑयल टर्मिनल इज़ कंसर्न्ड। बट ईरान ने भी क्या किया फिर? ईरान ने बोला हम इसका बदला लेंगे। तो उन्होंने बेसिक पेट्रो, जो दुनिया की चौथी लार्जेस्ट सऊदी अरेबिया में जो फर्म है, उसके ऊपर हमला कर दिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस का। उसकी वजह से सारे प्राइसेस बढ़ गए हैं। स्टॉक मार्केट जो है एकदम गिरा है अमेरिका में, कल भारत में भी गिरेगा, क्योंकि जब तक खड़ग आइलैंड की खबर-वबर आई तब तक स्टॉक मार्केट 3 बजे हमारे बंद हो चुके थे। तो एक तरह से आर्थिक दुनिया को ये मुसीबत में डाल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये ईरान के खिलाफ बदला ले रहा है, दुनिया के खिलाफ बदला ले रहा है। अब ईरान अगर सर्वाइव कर रहा है रशिया और चाइना के सपोर्ट से, तो आप रशिया और चाइना के खिलाफ एक्शन लीजिए ना, अगर आप में इतना ही दम है तो। वो तो आप कर नहीं सकते हो, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। ईरान ने भी इसी तरह का ब्लफ गेम शुरू कर दिया है। अब ईरान के एक आर्मी जनरल ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि अभी तो हमने अपना सीक्रेट वेपन निकाला ही नहीं है। अब कौन-सा नया सीक्रेट वेपन आ रहा है? एक तो उन्होंने फायर कर दिया जो डिगो गार्सिया पे, उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हालाँकि वो पहुँच नहीं पाई, लेकिन अटेम्प्ट तो किया, जिससे कि यूरोप वगैरह को खतरा बढ़ सकता है। अब उन्होंने बोला एक और सीक्रेट वेपन है, हमें इरानियंस ने। अब वो कौन-सा सीक्रेट वेपन है, अब ये उनके लिए एक चैलेंज हो गया है। नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो जी। ढिंढोरा पिटवाया था कि भाई जी, जी। हमने सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, मुझे तो उसमें भी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। दाल अब पूरी काली है सर। अब उसमें देखिए क्या है, मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ, या ऐसे ही हवा में नहीं बात करूँगा आपसे, जी। बस सबूत के साथ बताऊँगा। हुँ, ये देखिए, एक ट्वीट आया था, ये था, द F-15E was shot down on April 3 in Dehadash
कोग्लियो प्रोविंस इन साउथ वेस्टर्न ईरान, यानी कि ईरान के एकदम दक्षिणी वेस्टर्न कॉर्नर, इधर नीचे की तरफ, क्लोजर टू दी सी। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पकड़ा गया वो 30 किलोमीटर दूर है इस्फहान से। तो वहां कैसे वो इतना लंबा कैसे पहुंच गया? वो एक तो इंजर्ड था वो, क्या वो एक दिन में इतना चल सकता था, 2 दिन में? तो मुझे लगता है उसको पहले ही रेस्क्यू कर दिया गया था। उस रेस्क्यू के नाम पर यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिसको ईरानियन ने पकड़ लिया और उन्होंने एक अपने हैंड हेल्ड जो एयर सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, उससे इन्होंने इनके जो C-130 या जो भी हैं बोलते हैं, इस F-15 को गिराया था। और मुझे यहाँ भी लग रहा है जो बोल रहे हैं हमने 2 C-130s को अपने आप उड़ाया और हेलीकॉप्टर्स को अपने आप डिस्ट्रॉय किया, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अगर उड़ाया मान सकता हूँ कि ठीक है आपने उड़ा दिया, लेकिन वो उड़ने की हालत में नहीं हो इस वजह से उड़ाया हो, तो जो उड़ने की हालत में नहीं हो, वो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वहाँ की ज़मीन ऐसी रही हो कि लैंड तो कर गया, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर रहा था, जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई लूज़ सैंड थी, इसलिए लैंड तो कर गया C-130, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन हेलीकॉप्टर्स के लिए तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ऐसे सीधे उड़ता है, निकल जाता है, चाहे लैंड हो, चाहे सैंड हो। ठीक है? तो हेलीकॉप्टर गिरे हुए हैं वहाँ पे 3, फिर कई सारे ड्रोन्स वगैरह, काफ़ी डिब्री था। ये 1980 की याद दिलाता है। जब एक C-130 और हेलीकॉप्टर के बीच में आपस में क्रैश हुआ, फिर वो लैंड वहीं गिर गया, जिसकी वजह से जिमी कार्टर को अपनी प्रेसिडेंसी से भी हाथ धोना पड़ा। 1980 में ये जो ऑपरेशन हुआ था, रेस्क्यू करने गए थे 52 अमेरिकन होस्टेजेस को, वो हो भी नहीं होस्टेज भी नहीं रेस्क्यू हो पाए। अ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान दूध का धुला है, ईरान ने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, उस पे बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके और भी कई रास्ते थे इस ऑपरेशन को ढंग से करने के। एक मौका देना चाहिए था डायलॉग से, अगर ये सुलझ जाता मामला, जैसा कि बोला भी था ओमान ने कि सब शर्तें मान गया था ईरान, फिर भी आपने उसके ऊपर अटैक किया। अब वो नहीं मान रहे। इन्होंने 15 पॉइंट दिए, उसने अपनी तरफ से 10 पॉइंट दे दिए। उसने बोला सीज़ फायर परमानेंट होना चाहिए, मैं ये टेम्परेरी सीज़ फायर में विश्वास नहीं करता हूँ। इस तरह की कई सारी शर्तें हैं जो कि अपने आप में एक एक्सट्रीम पोज़ीशन है दोनों की। तो इस लड़ाई का जो अब पूरा का पूरा दारोमदार है, इस रात की सुबह होगी या नहीं होगी? बहुत सही कहा आपने कि इस रात की सुबह होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगता है जो बयान ट्रम्प जी देते रहते हैं, उनका मतलब समय सीमा वो आगे बढ़ाते रहते हैं, इसके लिए भी शायद से वो बढ़ा देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें कोई और भी ऑपरेट कर रहा है ना। एंड इसके अलावा भी सर दे इतना क्राइसिस चल रहा है, इसके बीच में इन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो रैंडी जॉर्ज हैं, उनको रिटायर कर दिया जबरन। कैसे देखते हैं? ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। देखिए जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, हुँ, ये टॉप मिलिट्री ऑफिसर थे। आप जैसे समझ लीजिए हमारे अनिल चौहान हो गए, उनके इक्विवेलेंट। जी। अब इनको उन्होंने 6 और ऑफिसर्स के साथ ज़बरदस्ती घर भेज दिया। उन्होंने कुछ ऐसे इशारे भी किए कि भाई एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने अटैक भी किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। इसके अलावा इन्होंने एक एडमिरल थी लिसा फ्रैंचेटी, ये चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस, यानी कि जैसे कि आपने हमारे सिंदूर में देखे थे DGMO, उसी तरह की पोस्ट पे थी ये। पहली लेडी वुमन ऑफिसर थी जो कि इस पोस्ट पे अमेरिका में पहुंची थी। उनको उन्होंने थैंक यू टाटा कर दिया। फिर जनरल जेम्स स्लाइफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ,
अमेरिका में एयर फ़ोर्स की और आर्मी की रैंक एक ही है। उनके अंदर हमारे जैसे एयर मार्शल वगैरह, एयर चीफ मार्शल नहीं होता है। एयर फ़ोर्स का भी जनरल होता है, आर्मी का भी जनरल ही बोलते हैं। तो उनको घर भेज दिया भाई। फिर इनके जजेस का जैसे काडर होता है, जैसे हमारे यहाँ भी है, जैग काडर है, जज एडवोकेट जनरल काडर होता है। इनके यहाँ भी इसी तरह का, तो उनका जो बॉस होता है, उसको घर भेज दिया। कुछ लोगों ने लीगली रिप्रेजेंट किया होगा, इन्होंने उसकी बात नहीं मानी होगी, इन्होंने बोला होगा कि भाई कानूनी तौर पे तो ये सही है, आपके जो आर्मी के जो भी लोगों ने अपना केस किया है आपके लिए, मतलब पेंटागन के अगेंस्ट, तो उन्होंने बोला अच्छा, तू रास्ता नहीं निकालेगा तो तू भी घर जा। फिर अगले को बना दिया होगा, जो नेक्स्ट फॉर होगा उसको बनाया होगा। लेकिन इसके अलावा इन्होंने तकरीबन और कई जनरल्स को, बड़े 3 स्टार, 4 स्टार जनरल्स को, जनरल टिम हाउ, वाइस एडमिरल सुस्टेन चैटफील्ड, अगेन Shoshana Chatfield, woman officer, लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज, कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स, ऐसे कई लोगों को उन्होंने जबरदस्ती, लोग बोलते हैं 12 से 14 के बीच में लोगों को, टॉप जनरल्स को या एडमिरल्स को इन्होंने बाहर निकाला है। ऐसी हालत में जब अगर आप ऐसी ट्वीट करते हैं कि सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, बिल्डिंग्स को करेंगे, रोड्स को टारगेट करेंगे, रेलवे स्टेशंस को टार अब रेलवे स्टेशन पे तो सिविलियन ही मिलेंगे ना आपको। इनको टारगेट करेंगे, दीज़ आर वॉर क्राइम्स। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन्होंने इसके खिलाफ कुछ बोला है कि ये मत करिए, दिस इज़ नॉट करेक्ट। जिसकी वजह से इनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है। पर्जिंग, और ये पर्जिंग पिछले साल से चल रही है, पूरे 2025 से चल रही है। इनका जब मन करता है, जिसको मन करता है उसको निकाल दे रहे हैं। रिली को भी निकाला इन्होंने बहुत पहले। तो इनकी आर्मी के अंदर एक जद्दोजहद चल रही है, सीनियर लीडरशिप ट्रंप के बीच में, जिसकी वजह से जो जूनियर ऑफिसर्स हैं और मेन हैं और एयरमैन हैं, वो अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें वो लोग। हालाँकि उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, जिसकी वजह से जो हुक्म मिल रहा है अल्टीमेटली वो कर रहे हैं। कहीं ये मोरल इनका डाउन तो नहीं है? इसी वजह से याद होगा शुरू-शुरू में अफ़वाहें फैली कि एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को जब उन्होंने अपने आप ही आग लगा दी ताकि वो वहाँ से निकल जाएँ। फिर ये भी खबर आ रही है इस समय कि ये जो हो सकता है, ये जो ऑपरेशन, मैं कहूँगा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, अपने सिपाही को बाहर, अपने कर्नल साहब को बाहर ले गए वो। लेकिन बाकी जो तमाशा हुआ है, 3 एयरक्राफ्ट, 2 C-130, 3 हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक, ये सब जो गिरे हैं, ये कहीं उसी मोरल लूज़िंग मोरल का नतीजा तो नहीं है? कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आना, उसी मोरल का नतीजा तो नहीं है? कहीं ये बूट्स ऑन ग्राउंड को नहीं लेके जाना, ये वो टॉप लेवल फ्रिक्शन तो नहीं है? इससे इनके मोरल और मोटिवेशन पे फ़र्क पड़ेगा, और जो मुझे लगता है सही कहानी है। और इसका मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक एक मिलिट्री मैन होते हुए मैं ये असेसमेंट ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर इस तरह की हालत होती है तो एक एक गैप आ जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप में और मिलिट्री लीडरशिप में, और मिलिट्री लीडरशिप और जवानों के, सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और जूनियर मिलिट्री लीडरशिप के बीच में, एंड आल्सो बिटवीन द मेन, द सोल्जर्स, प्राइवेट्स, जिस तरह की इनकी बनावट है इनके आर्म्ड फोर्सेस की, तो सारा कुछ उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कारण हो सकता है कि ये लोग कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जब डेडलाइन खत्म हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, एक तो सिनेरियो है कि भाई हमारे को कुछ ऐसे फीलर्स आए हैं कि कुछ बातचीत के लिए लोग राज़ी हुए हैं, इसलिए हमने डेडलाइन और 2 दिन और बढ़ा दी है। इस तरह का भी एक बहाना बना के डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 ये हो सकता है कि वो खाली एरियल बम्बार्डमेंट करें, क्योंकि इस समय जो ईरान की एयर डिफेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक आध F-15 गिरा दिए हैं, ये C-130 गिर गए हैं, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन अ, ओवरऑल उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं है। तो बॉम्बिंग करें,
जैसा कि उन्होंने बोला सारे ब्रिजेस पे, रेलवेज़ पे, रोड्स पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ उनको शक लगता है कि वहाँ मिलिट्री हो सकती है। क्योंकि वो खुद ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका के जितने भी लोग हैं, पर्सनल हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, उन्होंने अपने बेसेस छोड़ करके होटल्स और इस सब जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनको लगता है ये लोग भी वैसे ही कर रहे होंगे। सो ये बोलते हैं ना कि अपनी ही इमेज को उनके ऊपर दुश्मन के ऊपर ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये न जानते हुए कि ये काफ़ी मज़े हुए सोल्जर्स हैं। इनका मोटिवेशन लेवल आइडियोलॉजिकली है, नॉट बेस्ड ऑन गवर्नेंस। ये किसी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो कर, स्पेशली आईआरजीसी वाले। आर्मी की बात नहीं करूँगा, ईरान आर्मी की, बट आईआरजीसी जो है वो आई उनकी पहली टेस्ट होती है आइडियोलॉजिकली आप मोटिवेटेड हो या नहीं। फिर उसके बाद उसको आईआरजीसी में लेते हैं। फिज़िकल और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लॉयल्टी टू ख़मेनी है, नॉट लॉयल्टी टू ईरान। व्हेरेas बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर लॉयल टू ईरान। ये एक मोटा-मोटा डिस्टिंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है एरियल बम्बार्डिंग थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ जाए इसकी। लेकिन उनके भी तो वो खत्म हो रहा है ना धीरे-धीरे, जो क्या बोलते हैं लड़ाई करने का एम्युनिशन, मिसाइल, ड्रोन, वो सब खत्म हो रहे हैं। तो उनको मदद मदद क्यों माँग रहा है वो? मदद इसीलिए माँग रहा है ना कि इन सब सामान को लेके आने के लिए, ताकि उनको भी और मिसाइल्स मिल जाएँ और ड्रोन मिल जाएँ और एयरक्राफ्ट्स जो ऑपरेट हो रहे हैं। 13 क्या बोलते हैं, इनके करीबन 52 से ऊपर हो गया है। इनके जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स जो अ, डिस्ट्रॉय हुए हैं, ईरान ने काफ़ी कुछ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। हर दिन तकरीबन 2 से ढाई बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है इनका लड़ाई के ऊपर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वज़ह से अमेरिका भी अंडर प्रेशर है। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री भी अंडर प्रेशर है। दे आर नॉट ऐसा नहीं है कि उनके लिए एक्जिस्टेंशियल है। ईरान के बाद जैसी हालत नहीं है, बट प्रेशर तो प्रेशर है। कल को कहीं और भी लड़ाई हो गई, मान लीजिए ताइवान का फ्रंट खुल गया, तब क्या करेगा अमेरिका? ताइवान तो बेचारा मर जाएगा अकेले। सही सो कहा आपने। और देखिए इतना क्राइसिस चल रहा है, इसी बीच देखिए ट्रम्प का हेल्थ बुलेटिन भी आ रहा है और जिस हुँ, तरीके की हमने चर्चा की है, गाली-गलौज की भाषा वो हॉस्पिटल के बेड से यूज़ कर रहे हैं, यू नो? नहीं लगता कि एक कहीं न कहीं अंदर से वो डेस्परेट है कि क्या गलती हो गई? इधर एक तरफ देखिए इनके आर्मी पर्सन्स ने भी मना किया था कि आप ये सब अभी मत कीजिए, उसका नतीजा देखिए क्या निकला। अब ये बिल्कुल। नतीजा भी उनको कहीं न कहीं अंदर इफ़ेक्ट कर रहा होगा कि मैंने कहाँ किस ओखली में सिर दे दिया। देखिए मैं ट्रम्प से ज़्यादा ट्रम्प से ज़्यादा उनके जो ये सलाहकार जो हैं इनके आस-पास बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अ, वाइस प्रेसिडेंट, जो ये लोग हैं, इन लोगों में हिम्मत नहीं हो रही है उसको सही बात बताने की। अमेरिका में कोई भी बिना इस लेवल पे आकर के उनको कहीं न कहीं अ, उनका जो अपॉइंटमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में, ये लोग सारे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं इनके। तो ये जा सकते हैं, दे कैन लीव एंड गिव दिस मैसेज टू दिस यंग यंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, इफ यू कैन कॉल हिम यंग, क्योंकि अपने आप को यंग बोलते हैं वो। तो सही बात इन है। वो ज़्यादा असर करेगा इनको, ना कि यस मैन करके। अब मैंने ये भी सुना है कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड को भी एक निकालने की पूरी कवायद चल रही है। तो अगर उनको निकाल दिया तो मैं तो बोलूँगा ठीक है, दे हैव स्टूड बाय देयर, अपने मॉरल एथिक्स के साथ खड़े हुए हैं वो। उनका कोई नुकसान नहीं होगा, दे विल बी कंसिडर्ड एज़ अ ब्रेव पीपल। लेकिन बाकी जो ये कर रहे हैं तो इट इज़, सलाहकारों को मैं ज़्यादा इन पे इसमें दोष दूँगा। वो तो देखिए आप उसका दिमाग उसका पता नहीं स्क्रू ढीला हो गया, उसी की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, उनका कहीं कुछ स्क्रू ढीला हो गया है या वो बीमारी की वजह से इस तरह से ऊट-पटांग सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
वेदर ही इज गिविंग दिस स्टेटमेंट आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। ये मे भी बी। हो सक ये भी हो सकता है कि इज़राइल का जो वॉर एम्स से, उस वॉर एम्स में यूएस फँस गया है और यूएस जो है अब समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे निकले। और लास्ट ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे, एक था कि भाई वो एक्सटेंड कर दें इन द बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट कि ईरान की तरफ से कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस फीलर्स आए हैं। उससे तो इसलिए हम उनको और 48 दिन देते हैं, 48 घंटा देते हैं, 2 दिन देते हैं। दूसरा था कि एरियल पूरा इंटेंसिटी बढ़ा दें हर जगह, ब्रिजेज़ वगैरह पे। 2 ब्रिजेज़ भी आइडेंटिफ़ाई कर लिए हैं, उनको अब ठोक के बराबर कर दें ताकि ईरान को और तकलीफ़ हो इकोनॉमिकली और कंडीशन खराब हो उनकी, और जल्दी से फिर वो टेबल पे आएँ। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि बोले थैंक यू, हमने अपना एम अचीव कर लिया, खर्ग आइलैंड बर्बाद कर दिया, उनका जो लास्ट 90% जो तेल का भंडार होता है वो अब गया पानी में। 2 ब्रिजेज़ हमने बर्बाद कर दिए, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनको भी हमने 100% बर्बाद किया। अब हम जा रहे हैं, जिसको तेल लेना है जाके तेल ले ले। अनलेस उनका दिमाग कुछ ऐसे नए ऑप्शन को लेके आ जाए, जो कि हमने और बाकी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो भी सोच रहे हैं इसके बारे में, वो दे कम अप विथ समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट इन माय व्यू जो आगे की कहानी होगी, इसी तरह की कुछ मुझे नज़र आ रही है। आगे की कहानी पर भी फिर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। सर, आप मेरे साथ जुड़े और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।